हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव सेक्शन का। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है मेथड ऑफ चार्जिंग, ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ स्क्रीन पे है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको अभी हम बंद करते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ का। देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हम लोग हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बेसिक्स आपके कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, और फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। स्टार्टिंग का काफी हद तक आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट आप लेक्चर्स को आगे देखते जाइएगा तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको एकेडमिक सेक्शन देखना है, बोर्ड सेक्शन देखना है, तो उसका मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसमें मैं कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं, ठीक है। तो आपसे यही कहना है कि अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन का यूज करें, और अगर वीडियो बेटर लगता है तो इसको शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका नाम है कंडक्शन। चार्ज करने के मेथड होते हैं, उसको हम लोग टच करके भी चार्ज करते हैं और एक बिना टच किए चार्ज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे किसी को सही रास्ता दिखाना है तो दो ऑप्शन होते हैं माँ बाप के पास। एक तो बुलाएंगे, बैठाएंगे, बेटा देखो यार ये चीज अच्छी नहीं है, इस तरह से थोड़ा सही नहीं रहता, जरूरी है ये सब न करो। तो ये विदाउट टचिंग मेथड हो गया, ठीक है। वो सोचता हाँ यार पापा सही कर रहे हैं, हमें सब कुछ करना नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है खींच के मारा तो टचिंग मेथड। उससे भी कई लोगों को अकल आती है, अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। यहाँ पर भी उसी कैटेगरी का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी अपनी है टचिंग मेथड है, इसमें है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले आकर टच करते हैं, ठीक है। यह कंडक्शन सिस्टम होता है। इसमें समझिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये अपने पास चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, और ये दूसरी कोई बॉडी है, तो ये चार्ज बॉडी है, चार्ज्ड, और ये क्या है, अनचार्ज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ क्या करते हैं, टच में लाते हैं। चार्ज बॉडी को हमने क्या किया, अनचार्ज के साथ टच में लेकर आए। तो होता क्या है कि इस पर भी आप देखेंगे कि इस पर भी चार्ज आ जाता है, और फिर इनको आप सेपरेट करो तो आप क्या देखते हो, मान लो ये चार्ज बॉडी है और बी क्या है, अनचार्ज। फिर जब आप इनको सेपरेट करते हो तो आप क्या देखते हो कि ये जो है ये चार्ज है, और ये जो है ये क्या है, अनचार्ज। लेकिन अब नहीं है, अब ये क्या हो गई, बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो चार्ज बॉडी का नेचर होता है, जब वो अनचार्ज को चार्ज करती है तो उस पर नेचर उसका भी क्या आ जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, तो जैसे हमने एक और बॉडी लिया, ये कोई बॉडी है सी, ये भी चार्ज बॉडी है, और इस बार इस पर हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज किया इसको, और ये दूसरी बॉडी है डी। तो ये जो है ये चार्ज बॉडी है फर्स्ट वाली, और ये जो है वो क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। बात आई समझ में। यहां पर ये क्या है, चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज है, ठीक है। यहां पर भी ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज है। तो हमने क्या किया कि सी और डी को एक दूसरे के टच में रखा। तो अब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये पूरी तरह चले जाएंगे, और यहां पर भी आप क्या देखिए, सी बॉडी को सेपरेट करने के बाद सी पर क्या हो गया, माइनस चार्ज, और दूसरी बॉडी डी हो गई, ये क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है।
अब आप समझिए इस चीज को। एक तो क्लियर हो गया सबसे पहले कि अगर ये चार्ज बॉडी है तो दूसरी बॉडी जो अनचार्ज है वो अगर चार्ज होगी तो उसका नेचर भी वही होगा, उसका नेचर भी वही होगा जो चार्ज बॉडी का है। जैसे प्लस को टच किया तो बी प्लस हो गया, सी माइनस है, डी अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज बॉडी है, ठीक है ना। तो ये अनचार्ज है, तो जब इसको टच किया तो दोनों क्या हो गए, माइनस। अब समझना आपको क्या है, यहां समझिए, कंडक्शन प्रोसेस में मास का ट्रांसफर होता है, ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस में मास का ट्रांसफर होता है। लेकिन आपको यह समझना है बिल्कुल सेम कंडीशन है कि जैसे ये बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये अनचार्ज है, तो जो ही इनको पास लेकर आएंगे तो बी से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बी से कहां पर, ए में ट्रांसफर होंगे, तभी तो बी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी से टच करेंगे तो जो चार्ज बॉडी है इसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसको किसी अनचार्ज से टच करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बॉडी सी से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गए, डी में, तो डी का मास इंक्रीज हो गया, तो जो चार्ज बॉडी है उसका मास क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है पहली चीज कि मास का इसमें ट्रांसफर होता है। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अनचार्ज को क्या किया, चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अनचार्ज को चार्ज किया, तो जो अनचार्ज बॉडी है उसका मास डिक्रीज होता है और जो चार्ज बॉडी है उसका मास इंक्रीज होता है। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज बॉडी से हमने अनचार्ज को टच किया, नेगेटिव चार्ज बॉडी से अनचार्ज को टच किया, तो जो अनचार्ज बॉडी है उसका मास इंक्रीज होता है और जो चार्ज बॉडी है उसका मास डिक्रीज होता है, ठीक है। तो मास चेंज तो होता है, चेंज में तो दोनों चीजें आ गई ना, पॉजिटिव भी आ गई और नेगेटिव भी आ गई, पहली चीज। अब आइए हम इसके बाद आते हैं, ये कंडीशन हो गई। चार्ज में क्या इफेक्ट आता है, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर मान लीजिए चार्ज बॉडी है, इस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो चार्जिंग के बाद इस पर जो चार्ज बचेगा वो क्या होगा, लेस देन 10 माइक्रोकूलम, ये श्योर है। इसी तरह मान लीजिए इस पर 20 माइक्रोकूलम का नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये दूसरे बॉडी को चार्ज कर देगी तो इस पर जो चार्ज बचेगा वो हमेशा कितना होगा, लेस देन 20 माइक्रोकूलम चार्ज, ये होता है। यानी यहां पे दो चीजें सामने आई, पहली चीज मास का ट्रांसफर होता है कंडक्शन मेथड में, और सेकंड कंडीशन क्या समझ में आई कि जो भी चार्ज बॉडी है वो अपना कुछ चार्ज लूज कर देती है, मतलब एक तरह से उसका चार्ज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने में से ही तो देगी और अपने में से देगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है जिसको कि हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड, ठीक है। कंडक्शन के बाद जो हमारे पास मेथड आता है, इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, और एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में भी आपको भी पता है, इसको भी हम एक तरह से टच नहीं करते, इसको विदाउट टचिंग मेथड ही बोलते हैं रेडिएशन प्रोसेस को भी। तो अगर आप थोड़ा सा इसको देखना चाहोगे तो देखो कितना सिस्टम है इसका। और टोटल 4 मेथड हम यूज करेंगे चार्जिंग का। तो जैसे कंडक्शन के बाद हम बात करेंगे रेडिएशन की। रेडिएशन की बात कर रहे हैं, होता क्या है, जब एक डिजायर, एक तरह से हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल के सरफेस पर पड़ती है, डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है।
अब यार अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बॉडी तो चार्ज होगी ऑब्वियसली। सेम कंडीशन होती है यहां पे क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि यहां पे एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, यहां से एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है एच न्यू। इसके साथ साथ क्या आती है, देखो रेडिएशन में एनर्जी प्रोपगेट करती है, ठीक है, हीट के प्रोपगेशन का एक ये भी रूल है। और रेडिएशन जो प्रोसेस है इसमें भी एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, लेकिन एनर्जी को प्रोपगेट कौन करता है, आपने नाम सुना होगा फोटान। फोटान क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट। तो जब एनर्जी पैकेट सफिशिएंट एनर्जी के आते हैं, जहां पे पड़ते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने कोई भी लाइट उठाया और डाल दिया, डिपेंड करता है इनका नेचर क्या है, लाइट का नेचर क्या है, ठीक है। सेम लाइट पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, लेकिन आपने इसको चेंज कर दिया नीचे के मेटल के सरफेस को, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन बंद हो जाएगा। चलो इसकी अभी जरूरत नहीं हो तो हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यही करने जा रहे हैं। यहां पे देखिए, तो जब इस पर लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आप भी जानते हो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा तो बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेडिएशन मेथड। इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर कि क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करने, बेल आइकन का यूज कर लें, और अगर वीडियो बेटर लगता है तो शेयर करें दूसरे को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रेगुलरली आपके सामने एकेडमिक यानी बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव सेक्शन के वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो हम देखते हैं इसको। तो रेडिएशन में एक आपने नाम सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि इसमें नीचे तो गोल्ड की प्लेट होती है न्यूट्रल कंडीशन में, और जब बॉडी चार्ज होती है, समझिएगा इस चीज को, इसमें इस टाइप से दो प्लेट होती है यहां पे, और जब बॉडी चार्ज होती है, जैसे अनचार्ज की कंडीशन, अब जब बॉडी चार्ज होगी तो होगा क्या कि ये जो दोनों प्लेट्स है ना, ये इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है चार्ज होगी तो। जब भी चार्जिंग बढ़ेगी इसकी, चाहे नेगेटिव वे में बढ़े, नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, या पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाए। जैसे मान लो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, आपने 1 माइक्रोकूलम किया, थोड़ा सा सेपरेशन बढ़ा, 2 माइक्रोकूलम किया और बढ़ गया, 3 माइक्रोकूलम किया और बढ़ गया। ऐसे ही न्यूट्रल है, -1 माइक्रोकूलम किया तब भी बढ़ गया, -2 माइक्रोकूलम तब भी, -3 माइक्रोकूलम तब भी, इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज होता है। बात हमारे कहने का मतलब यह है कि बॉडी जितनी ज्यादा चार्ज होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आया था कि जैसे ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक, यहां पे ऐसे रखा है, न्यूट्रल है। अब हमने क्या किया, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे यहां से हमने इसके ऊपर क्या किया, एक्सरे लाइट को डाल दिया। काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता ही है। अब जब इसके ऊपर एक्सरे लाइट पड़ी तो हुआ क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो गया तो आप भी समझ सकते हो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले क्या थी, न्यूट्रल, अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच का जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है, बॉडी न्यूट्रल है, आपने क्या भेजा यहां पे, एक्सरे, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने पहले बताया था। और फिर हम क्या देख रहे हैं कि इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से हमने क्या किया कि सेम कंडीशन लिया, थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। भाई बॉडी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की तीन ही कंडीशन है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, या नेगेटिवली होगा, या न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल देख चुके। अब हमने क्या किया कि इनको पॉजिटिव चार्ज कर दिया।
तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच का कुछ सेपरेशन है। अब हमने क्या किया, इन पर यहीं से देख लेते हैं, फिर से वही एक्सरे डाली हमने। तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है थोड़े इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, डिक्रीज हो गया। जो बैलेंस है प्लस माइनस का, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका जो माइनॉरिटी में है तरह से। मतलब अगर हम मान के चलें कि पहले 100 पॉजिटिव चार्ज 100 नेगेटिव चार्ज था एक बॉडी में, हमने उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो अब क्या बचा 90 इलेक्ट्रॉन एंड 100 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। अब इस पर फिर एक्सरे पड़ा यहाँ पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और निकले। तो पहले जितना है पॉजिटिव चार्ज थी, फॉर एग्जांपल हम मान लें कि पहले 2 माइक्रोकूलम था, तो ये डाइवर्जन था। अब ये बढ़ के कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम, तो बॉडी और ज्यादा चार्ज हो गई, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उस पर भी आपने एक्सरे डाला तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक केस और इसका बच गया, और वो हो गया कि इस बार हमने क्या किया कि यहां पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और फिर हमने एक्सरे डाला, तो यार पहले से ही इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ही, और एक्सरे जब पड़ेगी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना शुरू कर देगी। यानी मान लो पहले इस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था, एक्सरे पड़ी 2 मिनट के लिए, और इस पर अब हो गया -8 माइक्रोकूलम का, तो फाइनली जो चार्जिंग कंडीशन है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, बॉडी कहां जा रही है, न्यूट्रल होने की तरफ। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये कंडीशन है चार्जिंग बाय रेडिएशन। ठीक है, अब एक चीज और आती है, और कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, इसमें भी देखो बॉडी को हम टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद से बात आती है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड देन फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है आपके लिए, इंडक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड फ्रिक्शन। तो कंडक्शन और रेडिएशन को हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। अब हम बात करने यहां पे जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन की बात कर रहे हैं, टच वच इसमें भी नहीं करते हम लोग। ठीक है, 2 में टच करते हैं, 2 में नहीं करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन में करते हैं, और जो सबसे पहले हम लोगों ने किया था कंडक्शन में, बस इसके अलावा टच वच नहीं करते, क्या करना। ठीक है, जो है वही कंडीशन है, बस सिंपल है, बैलेंस बना के रखते हैं इसमें। देखो कैसे, इंडक्शन में क्या है कि यहां पे ये एक बॉडी है ए, ये जो बॉडी है चार्ज बॉडी है, और ये जो बॉडी है बी, ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, अब इंडक्शन का सिस्टम समझिएगा। ज्यादातर क्या होता है, आप लोगों को गलतफहमी होती है कि इंडक्शन में अगर किसी बॉडी को हम लेकर जाएंगे तो इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। सबसे पहले दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बना इसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपोजिट तो सही है, इक्वल का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए कैसे, आपने क्या किया, इस बॉडी पर चार्ज क्या है Q। अब आपने क्या किया कि A को आप लेकर गए, A को आप लेकर गए यहां पे B के पास, तो ये जितने प्लस हैं ये क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और जितने भी ये प्लस हैं ये कहां चले गए, दूसरी तरफ। तो A पर तो चार्ज Q है, तो यहां पे क्या आ गया Q डैश, यहां Q डैश नेगेटिव और यहां Q डैश पॉजिटिव। अब ये जो Q डैश होता है ये होता है -Q। माइनस का मतलब समझ रहे हो, अगर ये प्लस है चलो ये तो छोड़ो, इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है,
ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू डैश। तो ये जो क्यू है ये क्यू डैश है, जो इसका नेचर होगा इसके अंदर क्या आ जाएगा, अपोजिट, माइनस क्यू, 1 माइनस 1 अपान के, जहां के को हम लोग क्या बोलते हैं, के जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब फॉर एग्जांपल दो केस ले रहे हैं। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि क्यू की जो वैल्यू है वो है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, जो किसके पास है, ए के पास। और सेकंड बी की बात कर रहे हैं तो बी में के की वैल्यू क्या है, 2। बी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आपको पता ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां से कहां तक रहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 1 से लेके और कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट। मेटल के केस में इनफाइनाइट होता है। तो हमने मान लिया कि ये जो बी है ना, यहां पे जो बी है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है। तो जो क्यू डैश होगा ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपान के, तो माइनस 10 इंटू 1 माइनस 1/2, तो कितना हो गया, -5 माइक्रोकूलम। यानी कि चार्ज बॉडी की जो चार्जिंग है वो कितनी है, 10 माइक्रोकूलम, लेकिन ये कितना हो गया, माइनस, उससे लेस हो गया। सेकंड केस में अगर हम ये मान के चले कि जो बी है वो क्या है, कंडक्टर, बी कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो के क्या होगा, इनफाइनाइट। अब देखो कंडक्टर में क्यू डैश इक्वल टू -10 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट आपको पता है 0 होगा, यानी क्या होगा, -10 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई चार्ज बॉडी है, ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, अब चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी लेकर आओगे तो उसमें चार्ज डेवलप होगा, उसमें चार्ज डेवलप होगा अपोजिट नेचर का। अच्छा, जो चार्ज होगा उसकी मैग्नीट्यूड या तो इसके इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब ये बॉडी क्या हो, कंडक्टर। समझ लीजिए इस चीज को, जितना ये चार्ज है इक्वल और अपोजिट कब होगा, कंडक्टर, अदरवाइज अपने से क्या होगा, लेस, ठीक है। अच्छा, इंडक्शन में भी हम लोग किसी भी टाइप से मास को ट्रांसफर नहीं करते, इंडक्शन में भी हम लोग किसी भी टाइप से मास को ट्रांसफर नहीं करते, देख सकते हो, इंडक्शन में मास ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, जबकि कंडक्शन में हो रहा था। रेडिएशन में भी मास हमारा चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो मास तो डिक्रीज होगा ही, ठीक है, ये कंडीशन है। अब थोड़ा सा हम आते हैं कि इंडक्शन को हम लोग बोलते हैं कि जनरली ये क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट। जो ही आपने इसको हटाया वापस सब चीजें वैसे ही बैलेंस हो गई। पहले क्या था, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव इधर आ गए, फिर आके घुल मिल गए, काम खत्म, ठीक। लेकिन कंडक्शन परमानेंट होता है, इंडक्शन परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी इफेक्ट होता है जनरली। अब आप कहोगे सर ने जनरली क्यों लगा दिया, जनरली लगाने का क्या मतलब है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। इंडक्शन के हेल्प से भी हम लोग बॉडी को परमानेंट चार्ज कर सकते हैं, और इसका भी एक प्रोसेस है, एक नहीं बल्कि 2 प्रोसेस है इसका। एक प्रोसेस कौन सा है इंडक्शन में, वो है अर्थिंग, और जो सेकंड प्रोसेस है जिसको कि हम बोलते हैं विदाउट अर्थिंग। तो ये 2 तरीका होता है जिसके हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि इंडक्शन के हेल्प से भी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो हम थोड़ा सा आपको यहां दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अर्थिंग केस। यहां पे ये कोई बॉडी है ए, इस पर हमने क्या ले लिया, प्लस चार्ज, और यहां पे कोई सेकंड बॉडी है बी, जो कि क्या है, अनचार्ज। प्लस बनाया ना माइनस, तो अनचार्ज तो हो ही गए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ए के पास बी को लेकर आए, ए के पास बी को लेकर आए, तो ये प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस,
और यहां पे क्या आ गया प्लस। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन दोनों की पोजीशन को चेंज नहीं किया हमने, बिल्कुल इन दोनों की पोजीशन को हमने चेंज ही नहीं किया, जो जैसे हैं उसको वैसे ही रहने दिया, लेकिन चेंज क्या किया हमने, इसको अर्थ कर दिया। अर्थिंग से क्या हो गया कि जितने ये प्लस चार्ज थे ये सब के सब कहां चले गए, अर्थ में। ठीक, एक अर्थिंग को लेकर आपको मन में थोड़ा सा वो होता है कि अर्थ क्या करती है, कैसे करती है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इस पर प्लस चार्ज है, और ये कोई बॉडी है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये दो बॉडी है, आपने क्या किया कि इस बॉडी को अर्थ कर दिया। जो ही आप अर्थ करते हो, अर्थ क्या करती है, इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को भेज देती है। तब तक भेजती है जब तक इसका पोटेंशियल हो जीरो ना कर दे, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, जीरो। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, उल्टा चलते हैं। ठीक है, और नॉर्मली चार्ज कैसे मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो अर्थ को हम क्या मानते हैं, जीरो पोटेंशियल, और ये प्लस हो गया, यानी अर्थ कहां पर आ गई, एट लो पोटेंशियल, और ये प्लस चार्ज कहां पे है, हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब अगर मान लीजिए कि यही नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसको भी आपने अर्थ किया, अब इन दोनों को फिर कंपेयर करो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस है तो ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। अब प्लस नहीं है, जीरो है, तब भी क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। तो अब इलेक्ट्रॉन इस बार मूव करेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यहां से। तो ये तरीका होता है। तो अब आप देखिए यहां पे अर्थ क्या करेगी, इस प्लस चार्ज को अपने पास ले लेगी, लेकिन ये जो माइनस चार्ज है यहां पे, जो इसके कांटेक्ट में है, ये अर्थ की तरफ नहीं जाएगा, ये जमीन से जुड़ा नहीं है बिल्कुल, ये इस प्लस के अट्रैक्शन की वजह से यही रुक जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को उठा के एक दूसरे से हम सेपरेट कर देंगे। तो ए पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, और बी क्या हो गया, परमानेंट माइनस चार्ज। तो इंडक्शन के हेल्प से हमने एक काम किया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेम कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, इस बार हमने क्या किया कि विदाउट अर्थिंग का केस करते हैं, कि अगर अर्थ ना करें तब कैसे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो काफी सिंपल सा मेथड है इसमें, और ये ज्यादा आसान है, तामझाम फालतू का नहीं है। हम क्या करेंगे कि ए बॉडी तो जैसे है, इस पर प्लस चार्ज है। ठीक है, अच्छा इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, सेम चार्ज बॉडी से बी को प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हैं। आप देखिए कैसे। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए बी है, तो हम क्या करेंगे, बी के साथ एक और बॉडी सी को इसी के साथ टच कर देंगे, बी और सी को एक दूसरे से टच कर देंगे। अब हुआ क्या, जब इसको पास लेकर आए तो इस पर क्या हो गया, माइनस चार्ज, और इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आ जाएंगे, सारे प्लस उधर चले गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, बिना चेंज किए इनको अलग कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या देखते हैं कि बी पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, और सी पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब आपको लगा यार हमें तो बी को भी प्लस चार्ज करना है। ठीक है, तो अगर हमें बी को भी प्लस चार्ज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, यहां पे इस बार सी को आगे कर देंगे, यार तुम आगे चला जा। तो हमने क्या किया कि सी को आगे भेज दिया, और बी को यहां पे हमने क्या किया, पीछे कर दिया, सी को आगे कर दिया। जब सी को आगे किया तो अब यहां पे इस पर क्या हो गया, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज है ना, सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा,
और बी पर क्या हो गया, प्लस चार्ज। अब बिना इसको डिस्टर्ब किए हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। तो इनको सेपरेट किया तो सी पर हो गया परमानेंट नेगेटिव चार्ज और बी पर हो गया परमानेंट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो किसी भी बॉडी पर परमानेंट नेगेटिव चार्ज होगा, परमानेंट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फिर मास ट्रांसफर होगा, बिकॉज ऑफ दैट चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो फिर यहां पे ये कंडीशन बननी है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगी बॉडी तो हमें इलेक्ट्रॉन उस पर भेजना पड़ेगा बॉडी के ऊपर, और अगर इलेक्ट्रॉन हमने बॉडी के ऊपर भेजा तो मास तो बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का क्या लेकर जाएगा, चार्ज, साथ ही साथ कुछ मास लेकर जाएगा, कितना, 9.1 इंटू 10⁻31। ये बहुत ही कम है, लेकिन जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हम इनको भी काउंट करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब इसके बाद से जो अगला अपना स्टेप है वो है इसका लास्ट, वो है फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए हम यहां पे बात करने जा रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन में क्या होगा, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर हम रगड़ना शुरू करते हैं, तो होता क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब यार किस बॉडी से किस पर जाएंगे ये तो डिपेंड करता है उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। जिसके इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली बाउंड होंगे वो नहीं छोड़ेंगे, और जिसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्ट्रांगली बाउंड नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और जो छोड़ देगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पर चले जाएंगे उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, इसमें भी मास ट्रांसफर होता है और ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। अब समझिए इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने क्या किया कि यहां पे एक बॉडी लिया न्यूट्रल ए, सेकेंड बॉडी लिया बी, ये भी न्यूट्रल है, और ए और बी को एक दूसरे के ऊपर हमने क्या किया, यहां से एक दूसरे के ऊपर रबिंग करना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब एक दूसरे के ऊपर हम रगड़ना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा वर्क डन। रगड़ रहे हैं तो बिना वर्क के तो रगड़ेंगे नहीं, वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी। वर्क डन है वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है ना। ये मैकेनिकल एनर्जी का किस में कन्वर्जन होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है। अच्छा, इस हीट एनर्जी का कन्वर्जन होगा तो जितने भी हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी है कुछ भी है, वो किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल, फिर एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो होगा क्या कि ये जो हीट एनर्जी होगी, इस हीट एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करेंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अब इंक्रीज होगी तो जो स्ट्रांगली बाउंड होंगे वो तो नहीं, लेकिन जो लूज बाउंड होंगे वो क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। जैसे सिल्क और ग्लास को रब करते हैं एक दूसरे से, तो जो ग्लास के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिल्क के रिस्पेक्ट में कम बाउंड होते हैं, किससे, न्यूक्लियस के साथ। तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चले गए, सिल्क के ऊपर। तब सिल्क पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, और ग्लास पे कौन सा आ गया, प्लस, ठीक है। तो ये तरीका होता है, जो स्ट्रांगली बाउंड होंगे वो नहीं छोड़ेगा, और जो वीक बाउंड होंगे, मतलब एक तरह से कम फोर्सेस से बाउंड होंगे, कम एनर्जी से बाउंड होंगे, वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको बार बार प्रेस किया जा रहा है किसी कंपनी में, आप हो कि काम करो, हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको 10 लाख रुपए मंथली दे रहे हैं। शुरुआत 1 लाख से किया, 2, 3, 4, 10, फिर भी आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको लगता है हमें तो यहाँ 20 लाख मंथली मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन पता चला कोई थोड़ा सा उस जो भी एनर्जी मिल रही है उसके रिस्पेक्ट में उतना स्ट्रांग नहीं है,
जैसे कोई 5 लाख मंथली की सैलरी पे काम कर रहा है, उसको 10 लाख ऑफर करेंगे, वो कहे छोड़ो यार, लात मारो निकलो। वही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। जब रबिंग करते हैं तो जो वर्क डन होता है मैकेनिकल एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करते हैं तो क्या मिलती है? इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, और फिर वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जो स्ट्रांगली बाउंड होगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो स्ट्रांगली बाउंड नहीं होगा, थोड़ा सा वीक होगा जिनमें बाइंडिंग एनर्जी, उस पर हमेशा नेगेटिव, जो स्ट्रांगली बाउंड होगा उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, और जो स्ट्रांगली बाउंड नहीं होगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये छोड़ देगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ए है और बी है, तो ए के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? स्ट्रांगली बाउंड है, आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन बी के उतने स्ट्रांग नहीं है, रगड़ना शुरू किया तो बी से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गए, तो ऑब्वियसली ए स्ट्रांग बाउंड है काफी हद तक, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस, और बी पर क्या हो गया? प्लस। देखो, अगर दो लोगों में लड़ाई होती है ना, एक आदमी डटा रहा लास्ट तक, हम तो लड़ेंगे, मतलब लड़ाई इन द सेंस ये नहीं आत्मसम्मान वाले, ऐसे नॉर्मली अच्छा लड़ाई हो गई, तो हमेशा नुकसान में रहता है, ठीक है। और जिसने छोड़ दिया, छोड़ो यार जाने दो, वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। कई बार ये कहा जाता है कि क्या रीजन है कि प्लेन के या जो हैवी व्हीकल होते हैं ट्रक वगैरह के, इनके टायर्स को हम स्लाइटली कंडक्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन है, जैसे प्लेन जब चलना शुरू किया तो एयर का क्या हुआ? फ्रिक्शन। एयर के फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी टाइप की स्पार्किंग से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए अच्छा, प्लेन में सोचिए इतनी हाई स्पीड से चलता है, पैसेंजर प्लेन को देखा जाए तो 891 के आसपास स्पीड होती है, इंडिगो वगैरह की आप देखिएगा, जब बैठेंगे तो वाउचर पर लिखा होता है। तो उस स्पीड से सोचिए कि एयर के फ्रिक्शन से कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। और बॉडी अगर चार्ज हो गई, तो जब ग्राउंड पे उतरेंगे तो टायर को थोड़ा सा और ज्यादा कंडक्टिंग बनाया जाता है, ताकि टायर से होके एक्स्ट्रा चार्ज कहां चले जाए? ग्राउंड में। और भी चीजें आती हैं कि जैसे जो कई टाइप की आर्मी वगैरह की व्हीकल होती है, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल लेकर जाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव मटेरियल लेकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं उनके लिए कि एक चेन को सस्पेंड कर देते हैं, हम एक चेन को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। और इस चेन को सस्पेंड करने से क्या होता है? मान लो ये ट्रक है, तो हम क्या करते हैं, एक चेन को यहां से ऐसे कर देते हैं कि ये ग्राउंड को टच करते हुए जाए। होता क्या है कि आपने गैस जलाई होगी, लाइटर से हल्का सा कट की आवाज आई, थोड़ी सी स्पार्किंग होती है, पूरी गैस चल गई। आप सोचिए एक्सप्लोजिव मटेरियल, गन पाउडर, ये सब लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशन आएगी यहां पे? अगर इसकी ट्रक की बॉडी एयर के फ्रिक्शन से चार्ज हो गई, और ये जो टायर है ट्रक के, क्या इंसुलेटर, अब चार्ज इससे तो होके जाएगा नहीं, और हल्की सी भी स्पार्किंग हुई तो काम खत्म। तो हम क्या करते हैं, बॉडी से एक चेन को लटका देते हैं जो कि नीचे तक टच किया रहता है, और इस तरह से क्या होता है, टच किया रहता है, तो एक्सेस चार्ज कहां चला जाता है? ग्राउंड पे। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें भी मास ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स इसके हैं जो कि हम डिस्कस कर लें यहाँ पे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे, ये पहला न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में अब देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है
तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, देखिए आप, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि कंडीशन ये कुछ ऐसी है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, और इन दो, क्योंकि कई लोगों की डिमांड थी कि सर वो नेट चार्ज जीरो और इक्विलिब्रियम को आप एक्सप्लेन कर दो पहले, उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो पॉइंट ए पर अगर ये चार्ज है Q1 और पॉइंट बी पर एक और चार्ज है Q2। अब आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या हो कि वो अपने ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस न करे। जो थर्ड चार्ज है उसकी पोजीशन क्या हो कि अपने ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस न करे। तो पहली चीज तो आप ये देखो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों प्लस या दोनों माइनस, मीन्स उनका जो नेचर है वो सेम है कि अपोजिट है। तो अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तो जो थर्ड चार्ज होगा वो कहां होगा, यहीं कहीं बीच में होगा। जो थर्ड चार्ज होगा यहां से लेकर यहां पे कहीं पर भी बीच में होगा। तो थर्ड चार्ज को मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन अगर हम R ले लें तो जो थर्ड चार्ज है यहीं कहीं बीच में है Q, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से हमने मान लिया x, तो क्लियर है कि ये क्या होगा, R माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ भी रख सकते हो। अब ये बताइए कि इस पर फोर्स कौन लगाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी भी बॉडी पे फोर्स कौन लगाएगा, उसको छोड़ के बाकी। अब यहां पे कौन है ये बताइए, सी पे फोर्स कौन लगाएगा, सी को छोड़ के जो भी बचेंगे। अब सी को छोड़ के ले दे के दो ही बचे, कौन, ए एंड बी। तो हम लोग क्या करें, सी पे फोर्स लगाया ए ने, अच्छा ये प्लस ए, बी प्लस ए क्या करेगा, रिपेल, यानी ये हो गया एफ सी ए, और सी को बी क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये हो गया एफ सी बी। अच्छा नेट फोर्स जीरो है तो एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी, ये हम करेंगे, ये हमारा तरीका होगा, ठीक है। अच्छा सेकंड केस देखिए, मान लीजिए कि ए है और बी है, इनके बीच का सेपरेशन आर है। ए पर हमने चार्ज रख दिया माइनस Q1 और बी पे रख दिया Q2, यानी एक पे माइनस दूसरे पे प्लस। अब कहा जाए कि थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या हो कि वो अपने ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। तो पहली चीज साइन को भूल जाओ, साइन क्या है, साइन की बात ही नहीं करनी है आपको। आप तो ये देखो कि Q1 Q2 में कौन क्या है, स्मॉल है, जिसका मैग्नीट्यूड, तो जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, मान लीजिए कि आपके सामने Q2 का मैग्नीट्यूड स्मॉल है, तो थर्ड चार्ज को यहां पे और इसको मान लो Q, अच्छा कुछ भी हो सकता है प्लस Q भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। तो अब ये बताइए कि फिर वही पुरानी कहानी आ गई, C पे फोर्स कौन लगाएगा, तो C को छोड़ के बाकी सब, तो C को छोड़ के कौन बचे, B और A, तो B क्या करेगा, C को रिपेल, यानी क्या होगा FCB, और C को A क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा FCA, तो क्या हो जाएगा FCB इक्वल टू FCA। और फिर इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं ये 9 माइक्रोकूलम है, 18 गलती से प्रिंट हो गया था, मैंने आपको बोला, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम करते हैं और जल्दी जल्दी 3-4 क्वेश्चन करके, और आपको आज इस पर हम कर लें कंप्लीट। इसके बाद से ट्रायंगल रेक्टेंगल का भी केस हम लोग को करना है। लीकेज ऑफ चार्ज लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं, और लीनियर चार्ज के साथ और क्या क्या कंडीशन है उसको करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बनते हैं, बनते तो पोटेंशियल के बाद हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपका एक कॉम्पिटिटिव पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से
सबसे पहले क्या है यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज कितना है प्लस 9e, 18 गलती से प्रिंट हुआ है, ठीक है ना, ह्यूमन मिस्टेक है यार, ठीक है। 9e and e placed at a separation of 16 centimeter from each other. At what point between the these charge to the third charge be placed such that third charge does not experience any electrostatic force? थर्ड चार्ज कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, ठीक है। चलो भाई मत करो। पॉइंट ए पर हमने चार्ज लगा दिया कितना प्लस 9e और बी पर लगा दिया कितना प्लस e और इनके बीच का सेपरेशन 16 सेंटीमीटर। जरूरत नहीं है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की क्योंकि अपने आप चीजें कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब थर्ड चार्ज कहां होगा इनके कहीं बीच में होगा, तो थर्ड चार्ज को हमने यहां से यहां तक कहीं बीच में रख दिया, ये हो गया अपना थर्ड चार्ज। ये प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, चलो माइनस लेते हैं, प्लस तो वहां ले लिया था। ये डिस्टेंस क्या है x और ये क्या है 16 माइनस x, ठीक है। तो C पे फोर्स कौन लगाएगा, C को छोड़ के जो बचे, C को छोड़ के कौन बचे, या तो A बचे या B बचे या दोनों बचे या दोनों ही बचे या नहीं, और की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो C पर फोर्स लगाया, A ने अट्रैक्ट कर लिया, क्या हो गया FCA। C पे फोर्स लगाया B ने, इसने भी अट्रैक्ट कर लिया FCB। और सिंस नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज इज 0, तो दो जीरो के लिए क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए और अपोजिट, सेम डायरेक्शन में थोड़े होगा, ठीक है। एक चीज को एक आदमी इधर से पुल कर रहा है, दूसरा आदमी इसको इधर से पुल कर रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लगाए हैं तो ही रुका रहेगा, ठीक है। और दोनों इक्वल फोर्स में सेम डायरेक्शन में कर देंगे तब ढकेल के लेके चले जाएंगे वो तो, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए ये दोनों अपोजिट है, इक्वल और करना है, तो क्या हो गया यहां से FCA इक्वल टू FCB, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू दिस Q इंटू 9e डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू FCB CB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू Q इंटू E अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आ गया 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया रूट, ठीक है। तो क्या आ गया 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस x, तो यहां से आ गया 48 माइनस 3x इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर किससे 9 माइक्रोकूलम चार्ज बिटवीन द चार्ज। ऑप्शन पे गौर करना, ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन होंगे 9 माइक्रोकूलम सॉरी 9e से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चूंकि कंप्लीट स्क्वायर है, आपको पता है 9 भी कंप्लीट स्क्वायर है 1 भी कंप्लीट स्क्वायर है, एक इसका शॉर्टकट मेथड होता है, इनका जो रेशियो आता है ना बेटा 9/9e का आप रूट कर दो तो क्या आ गया 3:1, तो जो सेपरेशन होगा ना इनका 3:1 में होगा, तो 16 का 3:1 क्या हो जाएगा 12:4, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का आता है तो ये तो पूरा प्रोसेस मेथड का हो गया, शॉर्टकट भी आपको आना चाहिए, कॉम्पिटिटिव में सबसे ज्यादा हेल्प यही करता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। सेकंड पर आते हैं, सेकंड में जरूर थोड़ा सा शॉर्टकट यूज नहीं हो पाएगा और ये जरूरी भी है, थोड़ा सा आप देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन इसमें जो आप गलती करते हो वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो नहीं करना है। रीड कीजिए, बोर्ड में साफ कर रहा हूं तब तक। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज प्लस 2e एंड e आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर मान लो, ठीक है।
2 यूनिट कुछ भी है, 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर. At what distance between the charge should a third charge be placed such that the third charge does not experience any electrostatic force? तो A पर जो चार्ज है वो कितना है, +2E. ठीक है, और सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो मुझे आपको बताना है. और ये E और इनके बीच का सेपरेशन 2 लिखा है, 2 मीटर. ठीक है, और थर्ड चार्ज आपका हो गया C. मान लो ये +Q है, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 2 - x. ये हो गया. C पे फोर्स कौन लगाएगा, वही पुरानी कहानी, C को छोड़ के जो बचे, C को छोड़ के कौन बच गए, A एंड B. तो C को छोड़ के A बच गए. A क्या करेगा, AB प्लस है, इनको दूर भगाएगा, क्या होगा, FCA. B भी क्या करेगा, AB प्लस है, ये इनको इधर भेजेगा, और ये हो गया FCB. ठीक है, नेट फोर्स क्या है, C पर 0 है, तो क्या होगा, FCA शुड बी इक्वल टू या मस्ट बी इक्वल टू FCB. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, FCA 1/4πε0 CA. C पर Q है, A पर क्या है, 2E अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 CB Q इंटू E अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर. तो यहां से आ गया 2/x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 - x का स्क्वायर. ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में तो कंप्लीट स्क्वायर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां तो नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, इसको ओपन कर लो. लेकिन नहीं करना है मुझे, इसीलिए आपको ये बताना था. बिल्कुल नहीं करना है बेटा. अगर यहाँ 2 है, 3 है, 5 भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इनको सीधे रूट ले लेना है. तो इसको लिख दो √2/x इक्वल टू 1/2 - x. ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√2 होगा. देखो ध्यान से, 2√2 माइनस √2x इक्वल टू x. तो इनको इस तरफ लेकर चले जाओ, तो क्या आ गया अपने पास, 2√2 इक्वल टू √2x प्लस x. तो x यहां से कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिए तो √2 + 1 इक्वल टू 2√2. ठीक है, तो x इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाई √2 + 1. ठीक है, अब एक काम करो, √2 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर लो. तो 2√2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 - 1 अपॉन कितना, √2 का स्क्वायर - 1 स्क्वायर. इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे. तो ये तरीका होता है जिसके हेल्प से हम लोग बिना ओपन किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, b² - 4ac से करे, वो नहीं करना है, डायरेक्ट रूट लेकर कर लेना है. ठीक है ना. अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे. अब जैसे ये है 2 पॉइंट चार्ज. ठीक है, इसके बाद शायद इक्विलिब्रियम का होगा, पोजीशन, मैग्नीट्यूड. हाँ, तो आज इतना करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको देख के इक्विलिब्रियम का केस कल करेंगे. आज इतना आप सीख लो थोड़ा सा. देखिए यहां पे, यहां दिया है देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज -20, सबको ही में ही दे दिया आज तो इन्होंने. अरे वाह रे टाइपर, गजब क्या टाइपिंग की है. 2 पॉइंट चार्ज -25 प्लस 16E. यार माइक्रो कूलम भी देते थोड़ा चेंज होता, लेकिन चलो क्या फर्क पड़ता है, कैंसिल तो वैसे भी होना, माइक्रो हो या ई हो, दोनों तरफ कैंसिल तो हो ही रहे हैं. 2 पॉइंट चार्ज -25E एंड प्लस 16E आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन 2 सेंटीमीटर. अब ये आ गए प्लस और माइनस. ठीक है, तो अगर देखो दोनों प्लस होते, दोनों माइनस होते, तो थर्ड चार्ज कहां आ रहा था, कहीं बीच में.
लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो कंडीशन हमारी चेंज होती है। तो देखो यहाँ पे ए पर कितना चार्ज है, यहाँ ए पर चार्ज है -25E, और यहाँ बी पर जो चार्ज है ये कितना है, बी पर जो चार्ज है ये कितना है +16E। हो गया एक प्लस और एक माइनस, और इनके बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कोई मैटर नहीं है, कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक आ गया प्लस एक माइनस। मैंने आपसे क्या कहा, साइन को भूल जाओ, भूल जाओ साइन को क्या है। अब जब साइन को आप भूल गए तो आपके पास क्या आ गया 25E और 16E। लेस कौन सा है 16E, ये लेस है। तो थर्ड चार्ज को इसी तरफ प्लेस करना है जो लेस है। रीजन उसका यही है कि देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 16E इंटू Q और 25E इंटू Q, इन दोनों में लेस कौन सा होगा 16E इंटू Q, ये लेस होगा। यानी ऑब्वियसली अगर इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो ये इन दोनों के बीच का फोर्स इनसे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यार बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो स्ट्रांग है उसके डिस्टेंस इंक्रीज कर दो। हमने यही कहा इन दोनों का फोर्स स्ट्रांग है तो इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। अब क्या है, ये प्लस है तो बी को सी क्या करेगा, सी को क्या करेगा रिपेल, और क्या हो जाएगा FCB, और सी को ए क्या करेगा अट्रैक्ट, तो ये क्या होगा FCA। तो यहां से वही सेम कंडीशन, सिंस नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज और सी और Q इज 0, therefore FCA equal to FCB। FCA क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CA Q इंटू 25E अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CB। CB क्या हो जाएगा Q इंटू 16E अपॉन x स्क्वायर। ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल। अब आ गया 25 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 2 प्लस x इक्वल टू 4 अपॉन x। तो यहां से क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 8 प्लस 4x, तो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या हो गया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द 16E आउटसाइड। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई जिसमें हम लोग नेट फोर्स 0 की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का केस है इसी के आगे है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के बाद आपका आएगा नेट फोर्स, और तो हम लोग क्या करते हैं उसे फील्ड के साथ कर लेंगे, कुछ एग्जाम्पल जरूर कर लेंगे उसके प्रॉपर मेथड, और फिर उसको फील्ड के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने कॉम्पिटिटिव सेक्शन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।